नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको प्रवासन कानून या इमिग्रेशन लॉ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारत में प्रवासन कानून या इमिग्रेशन विशेष कानूनों से नियंत्रित किए जाते हैं। यह है नागरिकता अधिनियम 1955, वीजा नियम 2000 और अन्य अधिनियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। विभिन्न प्रकार के वीजा जैसे कि परमानेंट टूरिस्ट और व्यापारिक वीजा के अनुसार यात्रा की अनुमति होती है। प्रवासी को विभिन्न प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि वीजा की मान्यता, नागरिकता और पहचान प्रमाणित करना। इन कानूनों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह देश की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। तो नवीन जी, आपको तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 012061279337 और 012061273938। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल करें और आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी कानूनी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो तमाम जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये बताइए कि अप्रवासन और प्रवासी में क्या कुछ फर्क होता है, कैसे इसको समझ सकते हैं? जी, ऋषि जी, आप अप्रवासन यानी कि जो इमिग्रेशन हम कहते हैं, जो शब्द आई से शुरू होता है ना, और दूसरा इमिग्रेशन जो है वो ई से शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो दोनों शब्द एक जैसे नजर आते हैं, केवल इनके शुरुआती अक्षर में फर्क है, आई और ई का। जी। इस वजह से लोगों को एक कंफ्यूजन होती है। जी। है ना, पर वास्तव में ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब जो इमिग्रेशन शब्द है, अप्रवासन, जो आई से शुरू होता है, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के जब भी कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को किसी ऐसे नए देश में बदलता है जहां पर उस व्यक्ति के पास नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है, तो वह स्थिति जो है वह अप्रवासन या आई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेशन होता है। जी। अब ये जो प्रक्रिया होती है जहां नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस जगह पर निवास करने के इरादे से यदि कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है, तो इस पूरी को पूरी प्रक्रिया जो है ये बहुत आसान नहीं होती है और इसमें कई सारे कारक शामिल होते हैं। जी। जैसे कि नौकरी के लिए आवश्यक कौशल का होना, आयु से संबंधित प्रतिबंध या वेटिंग लिस्ट या वेटिंग पीरियड, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स या कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं अप्रवासन को। जी। वही इमिग्रेशन, जो कि शब्द हमारा ई से शुरू होता है, जी, इसको उत्प्रवास भी कहा जाता है। इसमें भारतीय नागरिकता का त्याग किए बिना जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी देश में जाता है और वहां पर किसी वजह से यदि वह व्यक्ति प्रवास करना चाह रहा है, तो उसको जो है उत्प्रवास कहा जाता है। अब अप्रवासन जो है ये कई कारणों से हो सकते हैं। अप्रवासन में जनरली व्यक्ति जो है अपने देश की नागरिकता को छोड़ने के लिए तैयार होता है ना, और उसके पीछे कारण ऐसे हो सकते हैं, या तो वह व्यक्ति अपने मूल निवास के देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, या किसी प्रकार से उसकी कोई प्रताड़ना हो रही है और उसके खिलाफ वह शरण लेना चाहता है दूसरे किसी देश में, तो अप्रवासन के लिए जाता है। या हो सकता है कामकाज के अवसर के लिए वह व्यक्ति जाना चाह रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से
क्योंकि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य हों और उनका जन्म अलग अलग देशों में हुआ हो और जन्म के आधार पर उनकी नागरिकता अलग अलग हो, तो पारिवारिक पुनर्मिलन ये भी एक कारण होता है जिसके वजह से लोग आप्रवासन के बारे में सोचते हैं। तो आप्रवासन में व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ करके जाता है, लेकिन उत्प्रवास में नागरिकता का त्याग नहीं किया जाता। ये फर्क है दोनों ही जी। शब्दों। सर, उत्प्रवासन को भी आपने यहाँ पर समझाया और आप्रवासन को भी आपने यहाँ पर विस्तार से समझाया। इसके साथ ही कई और चीजें आपने समझाने की कोशिश हमारे दर्शकों की यहाँ पर की है। लेकिन सर, लोगों के लिए आप्रवासन के कौन से अवसर उपलब्ध हैं, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी रेशु जी, किसी भी व्यक्ति के लिए जो आप्रवासन के अवसर होते हैं, हर व्यक्ति के लिए एक से अवसर नहीं होते। इसके लिए जो भी विकल्प हैं ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति का जिस देश में वह व्यक्ति आप्रवासित होना चाह रहा है, उस देश के साथ किस प्रकार के संबंध है। उदाहरण यदि दें इस बात के लिए, तो यदि वह व्यक्ति जिस देश में आप्रवासित होना चाह रहा है वहां जन्म लिया हो, है ना, माता पिता का जन्म किसी और देश में हुआ हो जहां वह मूल रूप से निवास कर रहे हैं, लेकिन खुद स्वयं उस व्यक्ति का जन्म यदि दूसरे देश में हुआ हो और अपने जन्म के देश में व्यक्ति आप्रवासित होना चाह रहा है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि जन्म उस देश के अंदर हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए जो आप्रवासन के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो काफी आसान होंगे। क्योंकि जन्म के वजह से जो एक अधिकार मिलता है नागरिकता का, वो पहले से उस व्यक्ति के पास में मौजूद है। जी। ठीक इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है और उस व्यक्ति की संतान जन्म मान लेते हैं वह व्यक्ति जो है यूएसए में घूमने के लिए गए और वहां पर टूर करते हुए किसी प्रकार से बच्चे का जन्म वहां पर हो गया, तो बच्चे को तो नागरिकता मिल गई संयुक्त राज्य अमेरिका की, लेकिन माता पिता को नागरिकता नहीं मिली। अब मान लेते हैं कि बच्चा जाकर के वहां पर परमानेंटली रहने लगता है और क्योंकि बच्चों से मिलने के लिए आप भी जो है भारत की नागरिकता को त्याग करके वहां पर जाना चाह रहे हैं ताकि सब परिवार एक साथ रह सके, तो ऐसे जो संबंध होते हैं ये भी फैक्टर का काम करते हैं आप्रवासन के संबंध में। जी। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी अन्य प्रकार के संबंध है, जैसे भाई भाई का संबंध, तो उसको भी अलग तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए जाना चाह रहा है तो उसको जो है अलग प्रकार से देखा जाता है। जिस किसी भी देश में आप जाना चाह रहे हैं वहां पर यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि कहीं आप व्यापार करने के नाम पर आकर के बाद में स्थायी तौर पर वहां रुकने का मांग न करने लगे। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां पर जिस देश में आप जाकर के आप्रवासित होना चाह रहे हैं वहां की सरकार को विश्वास दिलाना आवश्यक होता है कि वहां जाने के बाद में आप स्थायी रूप से रहने की योजना नहीं बना रहे थे, तो मकसद क्या है और किस आधार पर आप वहां पर जाना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जी। तो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए इन अवसरों को देखा जाता है। जी। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कानूनी स्थायी निवासी का क्या कुछ अर्थ है। वैसे तो शायद इस विषय में बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जिन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है उनके लिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इसको विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल रेशु जी, जो कानूनी स्थायी निवासी है ना, यानी कि लीगल परमानेंट रेजिडेंट, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भीतर या किसी भी ऐसे कंट्री में, किसी भी ऐसे देश में
वहां पर निवास कर रहे हैं और वहां की सरकार ने उस व्यक्ति के कानूनी तौर पर स्थायी निवास को समायोजित करने की अनुमति दे दी हो। जी। तो यदि सरकार ने अनुमति दे दी है, अप्रूव कर दिया है कि वह व्यक्ति कानूनी तौर पर स्थायी रूप से उस देश में रह सकता है, तो वह व्यक्ति जो है कानूनी स्थायी निवासी कहलाता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार का कोई सदस्य उसके परिवार के सदस्य ने विदेश में उस व्यक्ति के लिए कोई याचिका दायर कर रखी हो और उस याचिका के तहत मांग किया गया हो कि उस व्यक्ति को कानूनी स्थायी निवासी के रूप में देश के अंदर प्रवेश करने दिया जाए। हालांकि जो कानूनी स्थायी निवासी होते हैं इनकी अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ पर कहा तो जाता है कि कानूनी तौर पर स्थायी निवासी, पर जो स्थायी वाली जो स्थिति है वो कई बार नहीं बन पाती। जैसे कि मान लेते हैं कि कानूनी स्थायी निवासी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वह व्यक्ति देश के अंदर जो है लंबे समय तक निवास नहीं कर पाया, उसने कहीं बाहर निवास किया, तो इस प्रकार की परिस्थिति में ये जो स्टेटस है लीगल परमानेंट रेजिडेंट का, वो वापस भी लिया जा सकता है। तो बेशक कानूनी स्थायी निवासी कहा जाता है, पर वास्तव में ये स्थायी होता नहीं है। साथ ही साथ यदि कोई भी कानूनी स्थायी निवासी का स्टेटस यदि रखता है और वह व्यक्ति किसी प्रकार से अपराध में लिप्त पाया जाता है या कोई ऐसा कानून का उल्लंघन करता हुआ यदि पकड़ा जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को निर्वासित भी किया जा सकता है देश के अंदर से। तो ये जो स्टेटस है ये महज आपको बार बार बिना वीजा रिन्यूअल किए, बिना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किए लगातार रहने का अधिकार मात्र देता है, हालांकि स्थायित्व प्रदान नहीं करता है। जी, ये होता है इससे। जी, ये तो सर यहाँ पर कानूनी स्थायी निवासी क्या होता है, इसका क्या कुछ अर्थ है, ये आपने हमारे तमाम दर्शकों को विस्तार से समझाया। ग्रीन कार्ड के बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। ग्रीन कार्ड क्या होता है ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। रेशु जी, जो ग्रीन कार्ड शब्द है, ग्रीन कार्ड, अब देखिए हरे रंग को हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना, तो इससे काफी समानता मिलती है। ग्रीन कार्ड यानी कि जिस देश में आप निवास कर रहे हैं वहां पर आपके खिलाफ ऐसा कोई उस सरकार के पास में कारण नहीं है कि वो मना करे जी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उस देश की सरकार को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है आपके वहां पर निवास करने से, बशर्ते आपके जो निवास की शर्तें हैं वहां पर वो शर्तें पूरी हो रही हो। तो ग्रीन कार्ड से ही जो है ग्रीन कार्ड धारक शब्द भी आता है, ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रीन कार्ड दिया गया हो, है ना। ये एक प्रकार से निवास के स्थायित्व को विनियमित करता है। इसका जो मूल मतलब है वो ये है कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि यदि आप चाहें तो आपको जीवन भर उस पर्टिकुलर कंट्री में निवास करने की अनुमति मिल सकती है। ग्रीन कार्ड का ये तात्पर्य होता है जी। यानी कि सरकार के पास में ऐसे कोई कारण नहीं है कि आपको यदि आप आवेदन करें तो आपको स्थायी निवास मना किया जाए। जी, अधिवक्ता नवीन पांडे जी, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, हमारे तमाम दर्शकों को ये भी बताएं कि ई सत्यापन क्या है। जी, रश्मि एक बार प्रश्न को दोहरा दें। जी सर, ई सत्यापन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हमारे तमाम दर्शकों को आप समझाएं कि ई सत्यापन क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल। रेशु जी, ई सत्यापन ये एक ऐसा कार्यक्रम है या यूं कहें कि ऐसा जरिया है जिसके तहत जितने भी नियोक्ता हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उनको एक सुविधा प्रदान की गई है ताकि जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी व्यक्ति को अपने यहाँ हायर कर रहा है या हायर कर चुका है, तो कहीं उसके वजह से इमिग्रेशन से संबंधित कोई समस्या तो नहीं आनी एम्प्लॉयर के लिए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए एम्प्लॉयर हमेशा चाहेगा कि जो भी एम्प्लॉई है
उसकी जो आप्रवासन या आव्रजन की जो भी स्थिति है उसको किस प्रकार से सत्यापित की जाए। तो इस चीज को, आव्रजन या आप्रवासन की स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक सुविधा जो है ई सत्यापन के माध्यम से नियोक्ताओं को प्रदान की गई है। जी, ये अब हाँ, जी सर कंटिन्यू करिए आगे। जी, तो यदि कोई नियोक्ता ई सत्यापन का उपयोग करता है तो उसे पता चल जाता है कि आप उस नियोक्ता के लिए काम कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि क्या उस व्यक्ति विशेष के पास में कानूनी रूप से वह व्यक्ति अधिकृत है या नहीं है काम करने के लिए विदेश में। यदि कानूनी रूप से व्यक्ति अधिकृत है फिर तो वह चैन से वहां पर नौकरी कर सकता है। लेकिन यदि आप्रवासन स्थिति या आव्रजन स्थिति वहां पर किसी प्रकार का संदेह होता है तो ऐसी स्थिति में जो नौकरी है वो भी समाप्त हो सकती है और आगे चल के भविष्य में आप्रवासन से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए ई सत्यापन की व्यवस्था लाई गई है। जी, ई सत्यापन की व्यवस्था क्यों लाई गई है वो आपने यहाँ पर बताया। सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अगर वीजा समाप्त हो जाए तो क्या निर्वासित कर दिया जाता है? जी, रेशु जी, देखिए, विशेष करके यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर ओबामा सरकार की कार्यकारिणी के समय कुछ इस प्रकार के जो है प्रश्न उठे थे। हालांकि यदि सीधे सीधे इस प्रश्न का जवाब मैं दूं जी, तो जब तक कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आपराधिक मामलों में लिप्त न हो या किसी प्रकार से आव्रजन नियम जो भी हैं उनका उल्लंघन जब तक उस व्यक्ति ने नहीं किया हो तो जरूरी नहीं है कि वीजा समाप्त हो जाने पर उसे निर्वासित ही कर दिया जाएगा। जी, यदि व्यक्ति के पास में केवल वीजा अवधि तक ही रुकने का समय है और प्रवर्तन प्राथमिकताओं की सूची में, है ना, किसी प्रकार से जो एक्सटेंशन पीरियड है उसको नहीं रखा गया है जी, तो बिना किसी मतलब किसी भी परिस्थिति में बिना किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित हुए या बिना किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन किए ऐसा नहीं किया जाता कि बिल्कुल से निर्वासित कर दिया जाएगा। यदि ठोस कारण है, जैसे मान लेते हैं वीजा लेकर के व्यक्ति इलाज के वजह से गया जी, और इलाज के दौरान इलाज तो पूरी नहीं हो सकी परंतु वीजा की जो मियाद है वो पूरी हो गई जी, तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, इलाज करा रहा है तो वो किसी भी प्रकार से वीजा को रिन्यू नहीं करा सकता है। तो जाहिर तौर पर निर्वासित कर दिया जाना ये उचित कदम नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये निर्भर करता है कि किन कारणों से वीजा को आप वापस से रिन्यू नहीं करा पाए या आपका जो कंडक्ट रहा है जब तक वैलिड वीजा था उसके साथ जब तक आप रह रहे थे किसी भी पर्टिकुलर देश में तो उस समय आपका आचरण, आपके क्रियाकलाप किस प्रकार के थे, इन सारी चीजों को देखते हुए ही कोई भी देश यह निर्णय लेता है कि वीजा समापन के बाद में आपको निर्वासित कर दिया जाना है या आप यदि आवेदन करते हैं या आपको मौका दिया जाना चाहिए आवेदन करके वीजा के मियाद को बढ़ाने का जी। तो ये निर्भर करता है केस टू केस बेसिस पे जी। जी, सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे भारत में अप्रवासियों के क्या कुछ अधिकार हैं? जी रेशु जी, जैसे तमाम देशों में लोगों के लिए अधिकार होते हैं और अप्रवासियों के लिए भी होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से भारत में भी बहुत सारे अधिकार अप्रवासियों को दिए गए हैं। जैसे कि संविधान की यदि हम बात करें जी, तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किसी प्रकार से भी उनके साथ में
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या रंग या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव ना हो सके, ये अधिकार दिया गया है उनको। दूसरे आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी भी गारंटी दी गई है, जिसमें किसी प्रकार के मनमानी गिरफ्तारी से छूट या हिरासत के खिलाफ सुरक्षा जो है, ये सारी चीजें प्रदान की गई हैं। जी। आर्टिकल 23 के अंदर जबरन श्रम के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है या अप्रवासियों को किसी प्रकार से जबरन श्रम में उपयोग करने पर भी रोक लगाया गया है। आर्टिकल 24 यदि हम देखें तो किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के किसी विदेशी बच्चे को रोजगार देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जी। इसी तरह से आर्टिकल 39 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर भी राज्य को यह सुनिश्चित करना पड़ता है ना, कि जहां भी वह व्यक्ति रहे या काम करे वहां पर मानवीय स्थितियां प्रवासियों को दी जाए, है ना। मातृत्व राहत के प्रावधान, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ मानव अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो पुलिस में शिकायत करने का अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत करने का अधिकार, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई करने का, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी प्रकार की जैसे शरण लेने से संबंधित या शरणार्थी उच्चायुक्त तक अप्रोच करने का, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां भी शिकायत करने और वहां से न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यदि गैर सरकारी संगठनों से किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वो भी प्राप्त करने का अधिकार अप्रवासियों को दिया गया है। जी। सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।